हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ना सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें लगभग इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपके फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में से आपको गवर्नर जनरल्स के नाम याद करना है, कौन से लीडर ने किस मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था उसको याद करना है, ईयर क्रोनोलॉजिकल वे में आपको लर्न करना है ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सकें और उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आसानी से कर सकें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समझेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्प्लिट इन सूरत, गांधीयन एरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, मुस्लिम लीग एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, देन पार्टीशन ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम 1905 से लेकर 1947 तक क्या क्या इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स, क्या क्या इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में हम समझेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर्स में समझा था कि 1885 के बाद जब इंडिया में कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट हुई तो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे वो एक ऑर्गेनाइज वे में होने लगे थे। बाद में कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि जो कांग्रेस थी वो इंडिया के अंदर इंडियंस का सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्रुप था। उसके बाद में 2 ग्रुप्स बने, एक ग्रुप मॉडरेट्स का था तो दूसरा एक्सट्रीमिस्ट का था। कुल मिला के दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी थी, अलग अलग विचारधारा थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप्स का ऑब्जेक्ट एक ही था। इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करना और इंडिया के लिए एक अलग गवर्नमेंट और एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना था। जितने भी लीडर्स आए सबने अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इंडिया को आज़ाद कराने का प्रयास किया। जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी, उन्होंने सत्याग्रह या फिर जो शांति से मूवमेंट्स होने वाले थे उसके द्वारा उन्होंने प्रयास किए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 9.1 यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल उस टाइम की इंडिया के अंदर सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद इंडिया में जो इंडियंस थे उनका गुस्सा और भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी थी जो बंगाल एक था उसको पार्ट में डिवाइड करने का। इसके साथ ही कांग्रेस के जो 2 ग्रुप्स बने थे यानी कि मॉडरेट्स लीडर का और एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, उसके पीछे भी ये घटना एक बड़ा कारण था। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे बंगाल, उड़ीसा, असम और हमारी नेबर कंट्री बांग्लादेश है, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक बंगाल रीजन था। तो इतने बड़े रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानियां आ रही थी और इसी के कारण उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत बंगाल के 2 पार्ट कर दिए यानी कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। अब इसके पीछे भी एक रीज़न था, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम अच्छी तरह से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चला पाएंगे तो ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे इंडियंस इकट्ठा हो जाएं और हमारे ऊपर अटैक कर दें या फिर हमारे ऊपर हावी हो जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चिंता थी उस टाइम पर कि इस टाइम तक आते आते इंडियंस के अंदर गुस्सा फूटने लगा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियंस पर अच्छी तरह से कंट्रोल होने के कारण इंडियंस अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के लिए दिमाग लगाया कि अगर बंगाल में हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो जो इंडियंस हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और उन पर अत्याचार करना, उन पर शासन करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर बंगाल को हमने 2 भागों में बांट दिया तो वहां पर हमें शासन करने में आसानी होगी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्ट करने की घोषणा कर दी, मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा कर दी। और जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, पूरे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। जगह जगह बैठकें होने लगी इंडियंस की और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने भी अपने अपने लेवल पर प्लान्स बनाए, पर्चे छपवाकर बंटवाने लगे। लगभग 40 से 50 हज़ार पर्चे छपवाकर पूरे बंगाल में बंटवाए गए।
इसके साथ ही दिसंबर 1903 में जब बंगाल के लोगों ने इस खबर को सुनी तो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना आई और एक बड़े स्तर पर पूरे बंगाल में आंदोलन हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जगह जगह पंपलेट्स बांटे गए ताकि लोगों तक उनकी ये बात पहुंचे और वो विरोध के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। इसके अलावा ईस्ट बंगाल में तकरीबन 500 से अधिक मीटिंग्स हुई। साथ ही जो कलकत्ता का टाउन हॉल था वहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। बंगाल में इंडियंस के इतने मैसिव प्रोटेस्ट के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 90 जुलाई 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन ले लिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था और क्यों किया गया था। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो रीजंस थे। पहला रीज़न ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल के पार्टीशन के बाद अच्छी तरह से वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट कर सके, वहाँ पर इंडियंस को कंट्रोल कर सके। साथ ही जो बंगाल में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का जो ब्रदरहुड था उसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में बंगाल के अंदर ब्रदरहुड को ब्रेक नहीं करती ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आने वाले समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये ब्रदरहुड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस गलत डिसीजन के बाद इंडियंस चैन से बैठने वाले थे नहीं। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बड़ा स्ट्रगल करने का प्लान बनाया। प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल करने की जो मेथड अपनाई गई वो मेथड अब तक के स्ट्रगल से सबसे अलग थी। वो मेथड थी बायकॉट की। मतलब कि जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी इंडियंस हैं अब वो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था, जो भी फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रहे थे, कोई भी इंडियंस अब इन गुड्स मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे। अब इन मटेरियल्स को हम बायकॉट करेंगे। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक हिस्टोरिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें इंडिया के जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, स्पेशली जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इस मूवमेंट का नाम होगा स्वदेशी मूवमेंट। 7 अगस्त 1905 को जितने भी हमारे लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। वहीं 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का पार्टीशन था, इस पार्टीशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो ईस्ट बंगाल था और असम था उसको मिला के एक नया रीजन बनाया जाएगा। साथ ही राजशाही, चटगांव, ढाका जैसे जो बड़े बड़े शहर थे उनको भी मिलाया जाएगा। चूँकि इस एरिया में, इस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम कम्युनिटी की थी, तो इसीलिए यहाँ की जो कैपिटल थी उसे ढाका को बनाया गया। दूसरी कंडीशन ये थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों बड़े स्टेट्स को मिला के एक रीजन बनाया जाएगा। चूँकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की थी। साथ ही यहाँ की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता बनाई गई। देखिए, आज की स्थिति में देखा जाए तो जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है और कलकत्ता है वो हमारे आज के वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। किस तरह से ये बांग्लादेश बनता है और किस तरह से वेस्ट बंगाल बनता है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया वो पॉलिटिकल डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत जा रही थी, इस कारण उन्होंने बंगाल के 2 पार्ट किए। नहीं, ऐसा नहीं था। उसका एक रीज़न ये था कि सबसे ज़्यादा इंडिया में उस टाइम पे अगर अवेयरनेस फैल रही थी तो वो बंगाल के रीजन में फैल रही थी, और सबसे ज़्यादा अगर यूनिटी थी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में तो वो बंगाल में ही थी। अब चूँकि जो बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश काफ़ी बड़ा एरिया था, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के बड़े क्षेत्र को बिलोंग करता था, और सपोज़ करिए अगर वहाँ पर जब सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होती तो हम बहुत पहले आज़ाद हो चुके होते। तो लॉर्ड कर्जन ने ये पहले ही कल्पना कर ली थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना होगा कि अगर हमने इस क्षेत्र को कमज़ोर नहीं किया, हिंदू मुसलमानों में फूट नहीं डलवाई, तो जल्दी ही ये हमको इस देश से बाहर कर देंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल की खबर लगते ही पूरे के पूरे बंगाल के लोगों ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस डिसीजन का विरोध करने के लिए लोगों ने उपवास रखे, हड़तालें की और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए वो जगह जगह जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे।
साथ ही उन्होंने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी भी साजिशें रख लें, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा है उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएगी। इस मूवमेंट के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वीश चंद्र रॉय, आनंद कुमार बोस आदि नेताओं ने विभिन्न जगह जाकर जो पब्लिक की जो सभाएं थी उनको मोटिवेट किया, उनको गाइड किया और जो विरोध करने के जो स्वर थे उसे और भी ऊंचा किया। बंगाल के विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वदेशी को एक नई दिशा दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस डिसीजन का पूरे देश के लोगों ने विरोध किया। अब और भी ज़्यादा लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के विरोध में बढ़ चढ़कर आगे आने लगे थे। इसके बाद से ही जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। साथ ही स्वदेशी जो मूवमेंट था उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था और आखिर किस तरह से देश में स्वदेशी मूवमेंट फैला था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन में बेल आइकन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच सके।